नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड का एक जवान शहीद हुआ है। 29 साल का रुचिन सिंह रावत चमोली जिले के गैरसैंण का रहने वाला था। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर जवान की शहादत को सैनिक और राजकीय सम्मान के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ तमाम लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर 2 जवानों के पार्थिव शरीर को लाया गया, जिसमें एक उत्तराखंड और एक हिमाचल का जवान है। श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घरों के लिए रवाना किए गए। आपको बता दें कि रुचिन सिंह रावत जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में तैनात थे। जहां एक और हम सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहां पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और इसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। कोई भी घटना हो, कोई ना कोई हमारे यहाँ से शहीद होता है। आज हमारे चमोली के नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल के प्रमोद नेगी। सशक्त उत्तराखंड @25 को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक चली। राज्य सरकार का कहना है कि साल 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में होगा, जिसे लेकर प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से सशक्त उत्तराखंड @25 कार्यक्रम शुरू किया गया है। सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने और विभागों के तैयार अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक रोडमैप की सीएम ने समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और सभी विभागों के सचिव अपर मौजूद रहे। सभी विभागों का एक जो हमने फ्रेम बनाया है, उनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप कितना कार्य हुआ है, ये बैठक निरंतरता से चल रही है। इसके पीछे हेतु है कि जो भी हमने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें और सशक्त उत्तराखंड जो हमारी थीम है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की दिशा में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें, उसमें कहीं विलम्ब न हो। और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सीएम ने धामी ने संकेत दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के दिए हैं संकेत। कहा, जरूरत पड़ी तो लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। जमीन खरीद के मामले में संदिग्धों पर होगी कार्रवाई। जमीन खरीदने से रोकने के लिए आएगा अध्यादेश। उत्तराखंड राज्य के यूसीसी को लेकर की गई है पहल। उत्तराखंड का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे, सीएम धामी ने कहा है। हर धर्म के लोगों के लिए होगी समान कानून व्यवस्था। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम धामी की तरफ से यह ऐलान हो चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होंगे, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून बनेगा। ये सीएम धामी की तरफ से साफ कर दिया गया है। किसी भी हालत में धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा किसी के भी। और इसी के साथ ये भी जमीन खरीद के मामले में संदिग्धों पर सख्त कार्रवाई होगी, उनकी पृष्ठभूमि को खंगाला जाएगा। जो भी उत्तराखंड में जमीन खरीदते हैं और ऐसे जमीन जिसको खरीद के ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे उत्तराखंड में हानिकारक पैदा हो, और उसको लेके ये एक्शन लिया गया है। और उत्तराखंड राज्य को लगातार आगे बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कही है सीएम धामी ने। हर धर्म के लोगों के लिए होगी समान कानून की व्यवस्था, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। सीएम ने संकेत दे दिए हैं कि अब किसी की खैर नहीं होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के संकेत दे दिए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक बड़ा संकेत सीएम धामी ने दिया है कि जरूरत पड़ी तो लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून।
माहौल को उत्तराखंड में बिगड़ने नहीं देंगे। जमीन खरीद के मामले में संदिग्धों पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ दुर्गेश्वर लाल विधायक जुड़ चुके हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। धन्यवाद मैम। सर, सीएम धामी ने साफ तौर पे संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। जी जी बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बाद क्या लगता है किस तरीके से जो गतिविधियां उत्तराखंड में हो रही है उस पर काबू पाया जा सकता है? मैम, मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी विकास की सोच और दूरगामी सोच को लेकर के मुझे लगता है कि जो जिस तरीके के डिसीजन उत्तराखंड में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ले रहे हैं, ये शायद अभी आपको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगी कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए एक जो मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि देखिए, हमारे उत्तराखंड में संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन कई बाहरी असामाजिक तत्व जो है उत्तराखंड में आए दिन जो आ रहे हैं, और कई जैसे आप देख रहे होंगे जमीनों पे मजारे बना रखी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जो अवैध मजारे बना रखी है, उन पे अतिक्रमण हटाओ जो कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है तो ये शायद उत्तराखंड के हित के लिए ही कही है, और आने वाले भविष्य में हमें इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के बाद जिस तरीके से वन में जो अवैध मजारें बनाई गई है उस पर लगाम लगेगा, क्या आपका ये कहना है? या डेफिनेटली देखिए, कोई लोग अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए, एक देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हुई थी, तो आपने देखेगा जो बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे थे, तो जब उसका जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारी जो भारत सरकार ने जो एक कानून बनाने की बात करी कि हम जो आउटसाइडर लोग आ रहे हैं बिना किसी सत्यापन से, अब जब तक उनका सत्यापन नहीं होगा, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो अननेसेसरी पॉपुलेशन ही तो बढ़ेगी। और हमारे संसाधन कम है, उत्तराखंड में कोई ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे कि जो लोगों की और आजीविका जो बढ़ सके। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उत्तराखंड को बचाना है, यहाँ की समृद्धि को बचाना है, यहाँ की खुशहाली और जो प्रकृति हमारी उत्तराखंड की जो है सुंदरता है, यहाँ की ब्यूटीनेस है, उसको बचाना है, तो डेफिनेटली जनसंख्या कानून की अगर जरूरत पड़ती है तो ये भी एक बहुत अहम कदम है। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे सर। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, सीएम धामी ने साफ तौर पे संकेत दे दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। क्या राय है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इसमें जरूरत पड़ने की क्या आवश्यकता है, अगर सरकार ईमानदार है। ये तो केंद्र सरकार का मामला होता है, केंद्र में क्यों नहीं ये कानून लाते हैं? किसने रोका है इनको? 2/3 बहुमत की सरकार है और 9 साल पूरे कर दिए इस सरकार ने, तब याद नहीं आई? केवल चुनाव है, इसलिए ध्यान भटकाने काम कुछ किया नहीं 10-11 साल में, 6-7 साल में प्रदेश में कोई काम नहीं किया। ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर इन पे हिम्मत जी, बात रखिए सर आपकी। तो देखिए, किस तरीके से आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले ठीक ये लाया जा रहा है। दुर्गेश्वर लाल जी, आपने सुना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कहना है? मैं कहने चाहता हूं, कांग्रेस के लिए तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनके पास कुछ मुद्दे रहते नहीं है तो डेफिनेटली ये सिर्फ टारगेट करते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश हो चाहे देश में जो यशस्वी सरकारें चल रही है, मुझे लगता है कि आज जो देश है, जो स्थिति है, एक समय था कि हमें जो है इंडिया के क्या किस नजरिए से लोग देखते थे, लेकिन आज ये भी समय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब कहीं विदेशों में जाते हैं, किसी विदेश यात्रा में जाते हैं, तो उनके स्वागत के लिए जाते। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए इनका कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और यही कहावत कांग्रेस के ऊपर फिट बैठती है। बीजेपी का कहना है। अब मैं क्या कहूँ,
लेकिन सवाल तो दुर्गेश्वर लाल जी यही उठ रहे हैं कि आखिर 9 सालों में क्यों नहीं, अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 5-6 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, तो इन 5-6 सालों में जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र क्यों नहीं हुआ है? ये लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। जी मैम, आई टेल यू वन थिंग, ठीक है, हमारी जो सरकार है बिल्कुल देश और प्रदेश हित में कार्य कर रही है। आई एम डैम श्योर कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन जरूरत पड़ेगी तो इन सभी चीजों पे कार्य किया जाएगा और देश और प्रदेश हित में कार्य होगा। लेकिन कांग्रेस का तो लगातार ये कहना है कि कोई भी कार्य ठीक तरीके से हो ही नहीं रहा। चाहे हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर ली जाए, वो पहले कभी इसका मुद्दा ही नहीं उठा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 24 का चुनाव करीब है, इसलिए आप मुद्दा उठा रहे हैं। चारधाम यात्रा की बात कर ली जाए, तमाम मुद्दे लगातार कांग्रेस उठा रही है और गिनवा रही है बीजेपी पे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार ही थी तो इन्होंने तो कर नहीं पाए, अब जब दूसरी सरकार कर रही है तो उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। इट मीन साफ साफ दर्शाता है ये ना तो करना चाहते हैं ना करना देना चाहते हैं। तो हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो बिल्कुल एक साफ सुथरी छवि के हैं और बिल्कुल एक विजनरी सोच के साथ काम कर रहे हैं और प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर आने वाला समय उत्तराखंड का है, जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ से कहा था कि जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का होगा और ये साबित हो रहा है। देखिए, लगातार सवाल तो कई उठ रहे हैं आपकी सरकारों पे और ये भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि अभी जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें आपकी सरकार ने यह तय किया था कि जो भी जमीन खरीदेगा उत्तराखंड में उसकी पृष्ठभूमि खंगाली जाएगी और उसके बाद उसको जमीन दिया जाएगा। तो क्या लगता है इससे जो भी अवैध जमीन खरीद के उस पर अतिक्रमण करते हैं उस पर लगाम लग सकती है? बिल्कुल सही है, जो हमारे ये जो कदम है, जो कानून की व्यवस्था की बनाई है, बन रही है, बनाएंगे, बिल्कुल सही है भाई। कहीं ना कहीं हमारे जो है प्रदेश में जो अतिक्रमण हो रहा है, जो बाहरी ताकतें आ रही हैं, असामाजिक तत्व आ रहे हैं जिन्होंने या पहले से ही अतिक्रमण कर रखा है, तो उस चीज को आप नहीं चाहती है कि उत्तराखंड में एक बिल्कुल साफ सुथरी हमारे लोगों का जनजीवन सुदृढ़ हो। जी बिल्कुल, यही कारण है कि एक के बाद एक बड़े प्रस्ताव लाए जा रहे हैं सीएम धामी की सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मथुरा दत्त जोशी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत ने मुलाकात कर उन्हें अपनी नवीनतम पुस्तक बदलते दौर से गुजरती जनजातियां भेंट की है। यह किताब हाल ही में भारत सरकार के नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि एनबीटी ने प्रकाशित की है। एनबीटी की तरफ से प्रकाशित की जाने वाली जय सिंह रावत की यह दूसरी किताब है। दोनों ही पुस्तकें शोध ग्रंथ है। लेखक जय सिंह रावत ने इस शोध ग्रंथ में सरसरी तौर पर भारत के पूरे जनजातीय समाज पर रोशनी डालने की कोशिश की है, लेकिन पूरा फोकस केवल उत्तराखंड की 5 जनजातियों पर किया गया है। और अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम उजागर करने मंत्री के मारपीट वाले प्रकरण में एफआईआर में मंत्री का नाम दर्ज ना होने और दिल्ली में बैठे धरने पहलवानों की मांग की सुनवाई ना होने को लेकर महिला कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में प्रदेश महिला कांग्रेस की महिलाओं ने कांग्रेस भवन में इकट्ठा होकर नारा लगाते हुए सचिवालय के लिए कूच किया है। तो ये तस्वीरें वहीं से आपके साथ साझा कर रहे हैं। सचिवालय के लिए कूच किया गया था महिला कांग्रेस की तरफ से और ये तस्वीरें लगातार बता रही है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी वहां पे तैनात होकर डिटेन कर रहे हैं। कई महिलाओं को डिटेन कर चुके हैं, कई मुद्दों पे कूच किया गया है। कांग्रेस सड़कों पे है क्योंकि इस देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने लोगों की आवाज सुनना बंद कर दिया है। वो सत्ता में बैठे हुए लोग आज गुंडागर्दी करने लग गए हैं। अंकिता भंडारी मुद्दे पे एक नया टर्न आया है कि उसको शराब पिलाई गई है और जो विवेक आर्य ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उसके साथ उसके बाद जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, उसका शोषण हुआ है और उसमें एक वीआईपी का नाम बार बार आ रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो वीआईपी कौन है। दूसरी बात है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने परसों एक व्यक्ति पे सरेआम चौराहे में मार पिटाई करी। जब उस व्यक्ति ने तहरीर दी तो पुलिस ने मंत्री का नाम कहीं नहीं लिखा, ऐसा क्यों हुआ है। और तीसरा मुद्दा हमारा है कि जो रेसलर बहनें हमारी
जंतर मंतर पे बैठी है, जो बोल रही है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ शोषण करा हुआ है, सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, सरकार उसको पदमुक्त क्यों नहीं कर रही। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के तीनों जो मामले हैं उसमें सरकार के व्यक्ति सम्मिलित है, सरकार के व्यक्ति सम्मिलित होने के बावजूद सरकार उसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इस तरह की तानाशाही क्यों। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने हरिद्वार में लोकसभा चुनाव के चल रही सियासत पर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसने का काम किया है। बीजेपी नेत्री ने कहा है कि हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिस लड़ाई का प्रदेश की जनता और प्रदेश के हित से कोई सरोकार नहीं है और ये बात प्रदेश की जनता भी जानती है। धारचूला के एसबीआई बैंक परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब धारचूला में एसबीआई मैनेजर और गार्ड के बीच विवाद हो गया। गार्ड ने तेज में आकर मैनेजर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना से बैंक में अफरा तफरी मच गई है। मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गार्ड देहरादून दीपक क्षेत्री को हिरासत में ले लिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर चेतन ने बताया कि मैनेजर मोहम्मद ओवैस 40% जल चुके हैं, जिन्हें एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। हमारे साथ एसपी लोकेश्वर सिंह जुड़ चुके हैं। ये क्या पूरा मामला है सर? सरेआम पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है? जी, ये आज सुबह की घटना है। धारचूला के जो एसबीआई की ब्रांच है वहाँ का जो गार्ड है और वहाँ के जो एसबीआई का मैनेजर है, उनकी आपस में कोई कहासुनी हुई और उसी कहासुनी के बाद गार्ड ने कुछ पेट्रोल उनके ऊपर डाल दिया और उनको जलाने का प्रयास किया गया। तो वहीं मौके पर जब पुलिस और प्रशासन पहुंचा तो उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और इनका प्राथमिक उपचार करने के उपरांत इनको अभी एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से लोगों के अंदर खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन का। देखिए, जो ये व्यक्ति है शायद इनका पहले से कोई विवाद चल रहा था अपने एसबीआई के मैनेजर से और अभी हमें ये मालूम पड़ा है कि ये व्यक्ति कुछ मानसिक रूप से भी कुछ अस्वस्थ है और ये इस प्रकार की कोई सूचना बैंक के कर्मचारियों के द्वारा पुलिस या प्रशासन को पहले नहीं कोई सूचित किया गया था। अगर ये सूचना पहले से होती तो इनको इस घटना को रोका जा सकता था। क्या कुछ कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ होगी अब आगे? अभी इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा जो है हत्या के प्रयास में पंजीकृत किया गया है। अब न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत विधिवत रूप से 22 अप्रैल को हो गई थी, लेकिन चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही सरकार के जिम्मेदार मंत्री और अधिकारी गायब है, जिसमें पर्यटन मंत्री राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में अपने सत्संग कर रहे हैं। तो हल्द्वानी समेत आसपास के जिलों में साइबर अपराध तेजी से पनप रहा है। सोशल मीडिया हो या बाकी माध्यमों से साइबर अपराधी तेजी से 7 लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है। लिहाजा कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भड़ने ने साइबर अपराधों की लंबित विवेचना की समीक्षा कर कुमाऊं मंडल में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द लंबित साइबर अपराधों की विवेचना करें। तो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर किए जा रहे जुबानी हमलों को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार के पास शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि बीजेपी जिससे संगठन के नेताओं में अद्वैत चल रहा है और इस अद्वैत के चलते मुख्यमंत्री भी कई बार अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दे चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी अपने बयानों से बाज नहीं आ रही है।
ऋषिकेश में युवक से मारपीट के मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंटक कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित चंद्रशेखर चौक पर कैबिनेट मंत्री का पुतला फूका। जिला अध्यक्ष इंटक उदय पुंडीर ने कहा है कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। तानाशाही नहीं चलेगी। अभी तक हम सब ने बाहुबली मूवी में भल्ला देव को एक सांड के साथ लड़ाई करते हुए देखा था, लेकिन इसी के जैसा एक नजारा तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी देखने को मिला, जहां पर एक शख्स देर रात एक सांड के ऊपर बैठकर उसे सड़कों पर दौड़ाते हुए जय कैलाशपति के नारे लगा रहा है। उसे देखकर कोई स्तब्ध नजर आ रहा है। जिस रफ्तार में यह शख्स बिना किसी सहारे के सांड के ऊपर बैठकर बीच बाजार में खुली सड़क पे तेज गति से दौड़ रहा है, तो उसे देखकर हर कोई अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।